नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फॉर्मर विनोद पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेजेडी के बारे में। इतिहास के काले दिनों में से एक 26 अप्रैल 1986 का भी दिन है। इसी दिन चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। 32 लोगों की तो तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी और दर्जनों आदमी पहले दिन रेडिएशन की वजह से पूरी तरह जल गए थे। सोवियत संघ ने शुरू में तो इस घटना को छिपा लिया था, लेकिन स्वीडिश अथॉरिटीज की रिपोर्ट के बाद स्वीकारा कि ऐसी दुर्घटना हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं चेर्नोबिल स्टेशन कहाँ पर था। चेर्नोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी काइव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपेट शहर में था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा होता था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हो गया था। ये बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में था। चेर्नोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ। दुर्घटना के समय 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। संयंत्र के दक्षिण पूर्व की ओर प्रिपेट नदी के पास एक कृत्रिम झील बनाई गई थी। प्लांट को ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए इस झील को बनाया गया था। यूक्रेन के इस हिस्से में आबादी बहुत कम थी। रिएक्टर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर नया बसा शहर प्रिपेट था। वहां करीब 49,000 लोग रहते थे। चेर्नोबिल के पुराने शहर में 12,500 लोग रहते थे। पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के अंदर दुर्घटना के समय कुल जनसंख्या करीब 1.5 लाख थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि घटना के दिन हुआ क्या था। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति से संबंधित एक टेस्ट करना था। ये देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं। वह ये पता लगाना चाह रहे थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा। वह जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में करीब 1:30 बजे टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वॉल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर्स को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कारण रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल रोड में कमियों का होना था। विखंडन से पैदा होने वाले गर्मी को काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है ताकि प्रक्रिया अनियंत्रित न हो। पानी के अंदर भाप का बुलबुला बनता रहता है। आमतौर पर अभी जो रिएक्टर का डिज़ाइन होता है उसमें व्यवस्था होती है कि भाप का बुलबुला ज़्यादा बनने पर विखंडन की प्रक्रिया धीमी हो जाए, लेकिन चेर्नोबिल रिएक्टर में एक कमी थी। उसमें बुलबुले के ज़्यादा होने पर विखंडन की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। दूसरी तरफ उसके कंट्रोल रोड में भी कमी थी। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में नए न्यूट्रॉन बनते हैं। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखने के लिए कंट्रोल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अतिरिक्त न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो जाएगी और ऊर्जा भारी मात्रा में पैदा हो जाएगी, जिससे रिएक्टर में शक्तिशाली विस्फोट होने से रोका नहीं जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेर्नोबिल में जो रोड इस्तेमाल किया गया उसमें भी कमी थी। दुर्घटना के बाद जांच में ये भी पता चला कि रोड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था
उससे कम इस्तेमाल हुआ था। इससे रिएक्टर के अंदर विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज़्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की छड़ों के परकच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफ़ी ऊंचाई तक उछल गई, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए। फिर ये रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इससे रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद में सोवियत संघ में करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेरनोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया। 27 अप्रैल को सोवियत प्रशासन ने प्रीपेड के निवासियों को खाली कराना शुरू किया। शुरू में सोवियत संघ की ओर से इस मामले की लीपापोती की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि रेडिएशन हवा में फैल चुका था, इसलिए उसको छिपाना मुश्किल था। रेडिएशन और राख स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गया। वह चेरनोबिल से करीब 800 मील दूरी पर था। हवा में सामान्य से 40% ज़्यादा रेडिएशन पाए जाने पर स्वीडन की अथॉरिटीज़ चौकन्ना हो गई। फिर स्वीडन की ओर से तफ्तीश की गई, ये रेडिएशन कहाँ से आया। जब मॉस्को सरकार से स्वीडन की ओर से पूछा गया कि कोई दुर्घटना हुई, तब जाकर सोवियत संघ ने इसे स्वीकारा। तो दोस्तों, ये था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रेजेडी के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।